नमस्कार। आपके अपने बिरवाल क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विषय सेशन कक्षा 10 का मैथ करेंगे और क्रमानुसार करेंगे। आज हम सबसे पहले पहली प्रश्नावली को देखेंगे, उसमें कौन कौन से उदाहरण है और उसका परिचय क्या है। हम इसके अंदर वास्तविक संख्याओं को पढ़ेंगे, तो देखते हैं। उससे पहले हम प्रश्न करने से पहले देखते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो आज शुरुआत करते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पास संख्या होती है। संख्या कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? एक हमारे पास वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या, और एक होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम अपने 10th क्लास के जो जितने भी प्रश्न है या प्रश्नावली है उसके अंदर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या को। काल्पनिक संख्या का हमारे 10th क्लास में कोई रोल नहीं है। वैसे हम काल्पनिक संख्या को देखते हैं, क्या होती है काल्पनिक संख्या। जैसे कि x की पावर 2 + 1 = 0। ये कोई नंबर्स है, हमें काल्पनिक संख्या का पता करना है। जैसे कि काल्पनिक संख्या कौन सी होती है। अब x की पावर 2 बराबर, जब हम इस एक को इक्वल से मतलब बराबर से उस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का तो माइनस का हो जाता है, माइनस का तो प्लस का हो जाता है। और x की पावर है जितनी भी होती है x, वो हम उनको इधर की साइड लेते हैं। राइट और लेफ्ट का ये सिस्टम होता है। तो इस एक को जब ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस का तो माइनस का एक हो जाएगा, ऐसे होगा। उसके बाद क्या आया हमारे पास, x की पावर 2 बराबर -1। तो x बराबर प्लस या माइनस √-1। ये हमारी क्या हुई, काल्पनिक संख्या हुई। ये हमारी काल्पनिक संख्या हुई। इसका हमें कुछ भी नहीं पता, ये माइनस होगा या प्लस होगा, √-1। ये हमारी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। एक परिमेय होती है और एक अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय ये होती है। जैसे कि हम संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दो संख्या होती हैं, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी है। इनके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे P/Q होती है जो परिमेय संख्या होती है, भाई परिमेय संख्या को कैसे लिखा जा सकता है, P/Q के बराबर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम परिमेय संख्या को पढ़ेंगे और अपरिमेय संख्या को पढ़ेंगे। ये हमें इतना तो हमें पता होना चाहिए। अब उसके बाद देखते हैं हम इसके बाद एक स्टेटमेंट है, जैसे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह
गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। आप पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार भाज्य। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये हमारी भाज्य संख्या होती है। पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तब ये स्टेटमेंट हमें समझ आएगी। तो वो कौन सी होती है? जैसे कि भाज्य में हमारे पास एक 4 है। 4 कैसे है? जैसे कि 2 और 4 और 1, ये 2 से ज्यादा हुए। 2 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, ऐसे हम कर सकते हैं इसके। ये जैसे 4 एकम 4 और 2 एकम यानी कि 2 दूनी 4, 2 भी आता है और 4 भी आता है और 1 भी आता है। यानी कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो इसके क्या हुए? 2 से अधिक गुणनखंड हुए। उसके बाद देखते हैं हम 6 को। ये हमारा 4 था और ये 6 है। 6 के क्या होंगे? 1 होगा और 3 होगा और 2 भी होगा और 6 भी होगा। ये 2 3 6 होते हैं, 6 कम 6 होता है, इस तरीके से। उसके बाद हम ले लेते हैं, जैसे 8 को ले लेते हैं। 8 के भी क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 भी होगा, 4 होगा, 8 होगा। हाँ, ये होते हैं 8 एकम 8, 4 दूनी 8। ये हमारे ये क्या हुए? भाज्य गुणनखंड। क्या होता है? ये भाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए अभाज्य संख्या का भी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या जो जिसके 2 से कम गुणनखंड, 2 से कम गुणनखंड हों। या तो वो सव्यम संख्या होती है या फिर 1 होता है। यानी कि वो संख्या या तो खुद होती है या 1 होता है। जैसे कि कौन सी हो सकती है? जैसे कि हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्रश्न भी पूछा जाता है 1 नंबर में भी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। जैसे कि ये हमारा 2 है, तो 2 एकम 2 और 1, ये इसके 2 गुणनखंड है, 2 1 और 1 है 3 है। 3 का क्या बनेगा? 1 और 3। 3 का क्या बनेगा? 1 और 3। 5 का क्या बनेगा? 1 और 5। 7 का क्या बनेगा? 1 और 7। इस तरीके से ये हमारे गुणनखंड है भाई। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो तो हमारी मतलब क्या होती है? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके 2 से कम गुणनखंड हो या 2 हो, मतलब सव्यम और
खुद सव्यम हो यानी कि और या एक हो, तो 2 का 2 और 1 है, 3 का 1 और 3 है, 5 का 5 और 1 है, 7 का 7 और 1 है। ये हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। ये कैसे है अब हम समझेंगे। अब हमें इस चीज के बारे में पता लग गया, तो अब देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 15, इसको हम करते हैं 5 पे जाएगा, 5 तिये 15 और 3 एकम 3, ये आया। अब हम देखते हैं कि 15 बराबर 3 गुणे, देखते हैं कि 15 बराबर हमारे पास क्या है, एक 5 आया और एक 3 आया, तो छोटी संख्या कौन सी, 3 है और बड़ी 5 है। 3 5 और 5 3 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो 3 है हमारी भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 या 2 मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो ये 3 है, ये हमारी अभाज्य संख्या, और 5 भी हमारी अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका भी 3 का भी 1 और 3 है गुणनखंड है और 5 का भी 1 और 5 गुणनखंड है। तो ये दोनों संख्या हमारी क्या हुई ये दोनों संख्या हमारी अभाज्य संख्या हुई, अभाज्य संख्या। और ये 15 हमारी भाज्य संख्या हुई, भाज्य संख्या 15 हमारी भाज्य संख्या। ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये इसका मतलब है, आपको क्या समझाया गया है कि जो हमारी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये इतनी सी बात थी, आशा करता हूं कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद इसका हम पहले एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, उसके बाद पहला उदाहरण देखेंगे, क्योंकि दूसरे उदाहरण से हमें समझ में आएंगी चीजें। जिस तरीके से हमने ये चीज लिखा था और उससे पहले हमने भाज्य और अभाज्य को समझा, इसी तरीके से पहले हम दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करना है, HCF और LCM। सबसे पहले हम देखते हैं HCF और LCM। LCM कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि 2 और 4 है, इसका LCM निकालना है तो हम इस तरीके से निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1, 2 एकम 2। जब तक हमारे पास नीचे 1 नहीं आता तो हम करते रहेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4 होता है, तो हम इसका आंसर 4 लिखेंगे। 2 गुणे 2 ऐसे भी हमारा 4 ही आएगा। कहने का भाव ये है कि हम इसको 4 को यानी कि इसको 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। इससे हमारा जैसे आगे भी आ सकता है, 2 की पावर 3 भी आ सकता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर क्या होता है, 4 क्या होता है, 16 होता है, इस तरीके से। और 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा एलसीएम हुआ, इसी तरीके से हम टेबल के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। टेबल के माध्यम से 2 दूनी 4, 2 तिये 6,
2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा ये एलसीएम कौन सा हुआ, इसका 4 एलसीएम हुआ। ये भी एलसीएम निकालने की प्रक्रिया है। उसके बाद हमने ये गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा हमारा क्या होगा, जैसे कि हमारे पास 6 है तो 2 तिये 6 और 3 एकम 3। उसके बाद है हमारे पास 20 है। 20 का कैसे लिखेंगे, 2 दाएं 20 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, ये हुआ। अब हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ न्यूनतम घात होती है, न्यूनतम घात, और एलसीएम अधिकतम घात होती है। एचसीएफ न्यूनतम घात होती है और एचसीएफ न्यूनतम घात होती है और एलसीएम अधिकतम घात होती है। कैसे, जैसे हमारे पास 2 3 6 बराबर क्या आया, 6 बराबर हमारे पास 2 गुणे 3 आया, और 20 बराबर हमारे पास 1 2 यानी कि 2 की पावर 2 है। 2 को हम ऐसे लिख सकते 2 की पावर 2 गुणे 5 आया, ये आया 2 की पावर 2 गुणे 5 आया। अब इसमें न्यूनतम घात कौन सी है, सबसे कम घात कौन सी है, 2 की पावर 1 है। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी ना लिखे तो इनके ऊपर पावर 1 ही होती है। तो हमारे पास पावर कौन सी है, सबसे कम, ये हमारे पास सबसे कम पावर है। तो हमारा एचसीएफ क्या आया, तो हमारा एचसीएफ आया 2, यानी कि हमारा 2 आंसर आया, ये हमारा 2 एचसीएफ आया। उसके बाद ये न्यूनतम घात थी, अधिकतम घात, एलसीएम क्या आएगा, अधिकतम घात कौन सी है, 2 की पावर 2 है, गुणे में 3 गुणे 5, ये है। तो 2 दूनी 4 तिये 12 पंजे 60 आया, 2 की पावर 2 4 होता है और 3 पंजे 15 होता है और 15 चौके 60 होता है, ये हमारा एलसीएम आया आंसर, ये है भाई। ये हमारा गुणनखंड विधि द्वारा हमने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला। इस तरीके से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपको आशा करता हूँ समझ आया होगा भाई, ठीक है भाई। उसके बाद हम देखते हैं, ये न्यूनतम और अधिकतम घात से निकाला है भी, इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। अब 1 को, इसमें क्या है कि संख्याओं पर 4 की पावर n 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए n 4 की पावर n एक
4 की पावर n एक 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है, शून्य पर समाप्त होता है। ये हमारा पहला उदाहरण है, कक्षा 10th की 1.1 का परिचय उदाहरण है। ये हमारा पहला उदाहरण है। इसमें क्या कहा है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से शुरू होती है, और पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरुआत होती है। नेचुरल नंबर और होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है। तो हमने इस ऐसे बताना है कि अगर हम 4 की पावर n रख दें, यानी कि 4 के ऊपर कोई भी पावर रख दे, क्या हमारा 0 आएगा? ये हमसे प्रश्न पूछा गया। यानी कि 4 की पावर n पर हम कुछ भी रख देते हैं इस तरीके से, क्या लास्ट में हमारे पास 0 प्राप्त होता है? क्या ऐसा है? ये चीज हमारे से पूछा गया है कि क्या हमारे को 0 प्राप्त होती है। हम जानते हैं कि संख्या का गुणनखंड हम जानते हैं कि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। हमारे पास 0 कब आता है? जब 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n हो, तब हमारे पास 0 प्राप्त होती है। यहाँ पर क्या है कि 4 की पावर n है, 4 की पावर n रखने से हमारे पास कभी भी 0 नहीं प्राप्त होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संख्या का गुणनखंड, हम जानते हैं कि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n का रूप हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। अब देखिए, जैसे हमारे पास 4 है, 4 को हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ऐसे करेंगे। उसके बाद हमारे पास 4 बराबर क्या आया? 2 की पावर 2 आया। तो 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है, कभी नहीं है। 4 की पावर n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये है भाई, ये हमने इस प्रश्न के अंदर लिखना है। संख्याओं 4 n पर विचार कीजिए जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब तक 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n नहीं होती तब तक हमारे पास 0 नहीं आएगा। अब 4 को जब हमने ये निकाल के देखा गुणनखंड विधि से, तो हमारे पास 2 की पावर 2 बराबर 4 आया। 4 का गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का रूप नहीं है। 4 n की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा भाई। इसके बाद हमने उदाहरण नंबर 2 देखा।
अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। उदाहरण नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 96, 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। LCM और HCF ज्ञात कीजिए। ये हमारा तीसरा उदाहरण है। 4 उदाहरण है भाई इस प्रश्नावली में। तो देखते हैं 96 का। 96 का क्या आएगा, 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 24 दूना 48 होता है। उसके बाद 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 48 दूना 96, 24 दूना 48। उसके बाद 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, वैसे भी 12 दूना 24, 2 छिक्के 12, 6 दूनी 12 और 2 तिये 6 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ये होता है। ऐसे जब तक हमारे पास 1 नहीं आता तब तक करते रहेंगे। अब हमारे पास 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 2 कितनी बार आया, 5 बार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 5 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आया, 3 आया। इसकी अधिकतम घात अब हमारे पास 5 आई। अब उसके बाद हम करेंगे 404 को। उसके बाद करते हैं 404 को 2 पे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 202 दूनी 404। उसके बाद 2 एकम 2 0 1, 101 दूनी 202। अब ये किसी की टेबल में नहीं आता, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो 101 एकम 101 ये आया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारे पास 404 बराबर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणे 101। अब इन दोनों का हम इकट्ठा लिख देते हैं। 404 बराबर 2 की पावर 2 गुणे 101 ये आया। अब हम देखते हैं कि इसका HCF क्या आएगा। अब इसमें न्यूनतम घात कौन सी है हमारे पास, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 हमारे पास न्यूनतम घात है। तो ये कॉमन भी है, तो 2 दूनी 4, 4 हमारा HCF आया। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। उसके बाद हम निकालते हैं और सबसे अधिकतम पावर कितनी है, 2 की पावर 5 गुणे 3 गुणे 101। ये अधिकतम पावर और जो अलग अलग है वो उसको लेंगे। अब 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो 32 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है, गुणे 3 के गुणा 101 के साथ करेंगे तो हमारा 303 आएगा। उसके बाद हम 32 को गुणा 303 से करेंगे तो 32 तिये 96 और 32 तिये 96। ये हमारा LCM आया, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारा तीसरा उदाहरण है। इस पहला उदाहरण भी ऐसे ही था, दूसरा और तीसरा। और पहला उदाहरण में क्या था, प्राकृतिक संख्या है जो 4 की पावर n है, 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। ये हमारा इस तरीके से आंसर आया। उसके बाद हम 4 नंबर उदाहरण को देखते हैं। उसके बाद है उदाहरण नंबर 4, संख्या क्या 672 तथा 120 का HCF और
HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसका भी एलसीएम एचसीएफ करना है किसके द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि के द्वारा ही करना है। जैसे कि हम सबसे पहले 6 को लेंगे, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, ये आया। उसके बाद हम लेंगे 72 को, 2 तिये 6 और 1 बच गया 12, 2 छिके 12, 36 दूना 72, 2 के बाद 2 एकम 2, उसके बाद 1 बचा 16, 2 अठे 16, 18 दूना 36, उसके बाद है 2 2 निमे 18, ठीक है भाई। उसके बाद है ये 3 पे जाएगा, 3 3 9, फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3। उसके बाद लेते हैं 120 को, 120 है 2 छिके 12 0 और 2 60 दूना 120 होता है, 2 तिये 6 0, 30 दूनी 60 होता है। उसके बाद फिर 2 पे जाएगा 15 और 15 दूना 30, फिर 3 पे जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 पे 5 एकम 5। इस तरीके से आएगा। हमारे पास क्या क्या संख्या आई? हमारे पास जैसे 6 बराबर 2 और 3 आया, 2 गुणे 3, इसको हम 1 1 पावर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 72 बराबर 1 2 3, तो 2 की पावर कितना आया? 2 की पावर हमारे पास 3 आया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 हमारे पास 2 है, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। उसके बाद 120 के बराबर में हमारे पास क्या आया? 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुणे हमारे पास 3 और 5 आया, ठीक है, 2 की पावर 3 हमारे पास 3 और गुणे 5 आया, ये आया भाई। अब हम देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हमारे पास न्यूनतम घात देखो किसकी है, हमारे पास 2 की पावर कॉमन भी है और न्यूनतम घात भी 1 है। तो 2 की पावर 1 हमारे पास न्यूनतम घात है, तो हमारा 2 एचसीएफ आया, एचसीएफ 2 आया, ये हमारा आंसर है। उसके बाद न्यूनतम घात हमारे पास कितनी है? न्यूनतम घात, अधिकतम घात 2 की पावर 3 है हमारे पास, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 2 बार है, 1 बार लेंगे, या ये ले लो या ये ले लो, 1 2 3 1 2 3। उसके बाद है फिर 2 की पावर 3 गुणे हमारे पास 3 की पावर 2 है, इसमें अधिकतम लेना है। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? 5 गुणे 5 है। अब हमारा आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, गुणे 3 की पावर 2 कितना होता है? 9 होता है, गुणे 5। अब 8 की गुणा 5 से करेंगे, 8 पंजे 40, 8 की गुणा 5 से करेंगे तो 40 आएगा, और गुणा में 9, 4 निमा 36, हमारा 360 एलसीएम आया। एलसीएम हमारा ये आंसर आया, ठीक है भाई। 8 पंजे 40 और 4 निमा 36, 360। कैसे? जैसे कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणे 5, ये क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है, और 3 3 9 होता है, गुणे 5 होता है। हमने क्या किया? इन दोनों की पहले गुणा कर दी, 8 पंजे 40 आया हमारे पास, फिर हमारे पास 9 बचा, इसको 9 से गुणा कर दिया, 9 चौके 36 और ये 0 है, तो ये हमारा एलसीएम आया। देखिए हमने पूरी की पूरी ये प्रश्नावली की है। इसका जो उदाहरण है, मेन उदाहरण है, जब हमें उदाहरण समझ में आ जाते हैं तो प्रश्नों को करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो देखिए हमने प्रश्नावली 1.1 का परिचय देखा, उदाहरण देखे, संख्याओं के बारे में पता चला, वास्तविक संख्या, 2 संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या आगे एक संख्या वास्तविक और काल्पनिक होती है, और वास्तविक संख्या आगे 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय।
उसके बाद हमने देखा कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो या तो खुद होती है या एक होती है, यानी कि जो जिसके दो या 2 से कम गुणनखंड हो। 2 ही गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, या तो वो खुद होती है या एक होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आसान भाषा के अंदर प्रश्नावली जो कक्षा 10 है उसको करते रहेंगे, क्रमानुसार करते रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हो और हमसे जुड़े रहना चाहते हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना और जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।